नमस्कार, मैं जींद में हूँ इस वक्त और जींद में 5 विधानसभा सीटें जींद, उचाना, जुलाना, नरवाना और सफीदो। इन तीनों पर ज़मीनी हालात क्या हैं? दिल्ली में बैठ कर के हम लोग भी विश्लेषण करते हैं तो कई बार कुछ ऐसे ज़मीनी जो समीकरण होते हैं उनको भाँप नहीं पाते। किसी की जीत हो रही होती है तो उसको बड़ी जीत आँकने लगते हैं। कभी कॉन्टेस्ट कांटे का मुकाबला होता है, उसको हम दूर बैठकर एक तरफा समझते हैं। तो जींद की 5 सीटों पर क्या हालात हैं? कौन प्रत्याशी किसका खेल बिगाड़ रहा है? कुछ यहाँ पर ऐसा भी है कि निर्दलीय ही बड़े-बड़े दिग्गजों को जो है परेशान किए हुए हैं, नाक में दम किए हुए हैं। एक-एक सीट का हिसाब-किताब समझेंगे। हमारे साथ जींद के एक पत्रकार साथी ऐसे पत्रकार साथी हैं, जिनसे मैं 2 दिन से संपर्क में हूँ और जब भी बात होती है, वो लगातार किसी न किसी विधानसभा में कभी उचाना में हैं, कभी जुलाना में हैं, यानी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। ज़मीन की एक-एक रिपोर्ट इनके पास है। तो हम शुरुआत हॉट सीट 2 हॉट सीट है जींद में। एक उचाना कला और दूसरी जुलाना। एक चौधरी बीरेन्द्र सिंह की विरासत, सर छोटू राम का परिवार विरासत और दूसरी सीट जुलाना जहां पर विनेश फोगाट हैं। अब उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। शुरुआत हम करेंगे उचाना कला से, जहां चौधरी ब्रजेंद्र सिंह है मैदान में। कांग्रेस की तरफ से भाजपा भ्रमण करके वापस आ चुके हैं। दुष्यंत चौटाला हैं, डिप्टी सीएम रहे 4.5 साल, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े, यमुना पार फेंकने की बात कही थी और साथ में यमुना में डुबकी लगाई। उचाना की तस्वीर क्या है? कौन भारी है, कौन पीछे है, कौन खेल बिगाड़ने वाला है और कौन खिलाड़ी है? जी देखिए, उचाना अभी फिलहाल साफ तस्वीरें नहीं है, चौकोनिया मुकाबला है वहाँ पर। दुष्यंत चौटाला मौके के विधायक है वहाँ पर और हरियाणा के पूर्व में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जब से वो भाजपा के साथ गए हैं, उनकी जो छवि थी पहले, वो ग्राफ डाउन हो गया है। अब जनता के बीच में कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के प्रति भी नाराजगी है। किसान आंदोलन में जो उनका स्टैंड होना चाहिए था, वो स्टैंड नहीं हुआ, क्योंकि देवीलाल परिवार का जो स्टैंड किसानों के प्रति रहा है, नरम रुख रहा है और किसानों के प्रति ही उनके फैसले रहे हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला के प्रति लोगों की जो उम्मीद थी कि दुष्यंत चौटाला किसानों के पक्ष में फैसला लेंगे, किसानों के प्रति इस्तीफा भी देंगे अपने पद से, वो सब नहीं हुआ। जब से किसानों के प्रति जो रुख रहा है, उसके बाद उचाना विधानसभा से वो विधायक है। उचाना ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में उसके प्रति नाराजगी देखने को मिली। और बार बार बीरेंद्र परिवार भी कहता था कि दुष्यंत चौटाला का जो ग्राफ डाउन हुआ है कि उचाना छोड़कर वो भागेंगे और कहीं से चुनाव लड़ेंगे, उचाना कला से चुनाव नहीं लड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला भी बार बार यही कहते थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो उचाना कला से ही चुनाव लड़ूंगा। अब सभी मैदान में है उम्मीदवार। दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में आता है, 10 साल भाजपा में चला जाता है। अब कांग्रेस पार्टी में आने के बाद लोकसभा की टिकट मांगते हैं ब्रजेंद्र सिंह, उनकी टिकट कटने का काम होता है। आरोप लगते हैं हुड्डा ने टिकट कटवाई। अब उचाना में बार बार चर्चा थी कि ब्रजेंद्र की उचाना में भी टिकट कटेगी। हालांकि नेता पुराने हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं और इस उचाना की धरती से बांगर के शेर भी कहा जाता है उनको कि बांगर के शेर हैं। उचाना से उनके बेटे को टिकट मिल जाती है, ब्रजेंद्र सिंह को। 2 तस्वीरें साफ हो गई। कांग्रेस की तरफ से जो टिकटों की उम्मीद लगाए हुए थे, मुख्य रूप से चेहरा था वीरेंद्र गोगड़िया, दिलबाग संडील। अब वो निर्दलीय रूप से मैदान में है, क्योंकि कांग्रेस से उम्मीद थी कि कांग्रेस से टिकट मिलेगी। उन्होंने मेहनत की है। ब्रजेंद्र परिवार या वीरेंद्र परिवार हाल ही में कांग्रेस में आया है। उन्होंने पार्टी के साथ, वो कहते हैं कि गद्दारी की है, वो जो शब्द यूज करते हैं कि वीरेंद्र परिवार ने गद्दारी की है, किसान आंदोलन में स्टैंड साफ नहीं किया या जो भी आंदोलन रहा है स्टैंड साफ नहीं किया। अब वीरेंद्र परिवार और दुष्यंत चौटाला परिवार की यहाँ पर पुरानी राजनीति रही है। एक तरफ दुष्यंत चौटाला, दूसरी तरफ चौधरी वीरेंद्र परिवार। अब निर्दलीय रूप से वीरेंद्र गोगड़िया भी मैदान में है। कांग्रेस का एक और टिकट की उम्मीद लगाए हुए दिलबाग संडील भी मैदान में है। यहाँ पर चेयरमैन है नगर पालिका के वीरेंद्र विकास काला, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तस्वीरें अच्छा भाजपा की तरफ से, भाजपा ने अब की बार क्या है, भाजपा ने अब की बार पूरे जिले में कह सकते हैं जो 5 सीटें हैं, नॉन जाट पर दाव लगाने का काम किया। किसी जाट को, वैसे तो जींद को जाटलैंड और खापलैंड कहा जाता है, लेकिन भाजपा ने 5 सीटों पर नॉन जाट पर दाव लगाने का काम किया और देवेंद्र चतुर्बुद्ध अत्री को अपना उम्मीदवार बनाने का काम किया है। तो तस्वीरें हम एकदम नहीं कह सकते साफ है, क्योंकि भाजपा के साथ कुछ कास्टें लगातार जुड़ी हुई हैं।
भाजपा को उन चीज़ों का फायदा है। और जितने निर्दलीय ये उम्मीदवार हैं कहीं ना कहीं ये डेंट करेंगे ब्रजेंद्र सिंह को, दुष्यंत चौटाला को, क्योंकि दुष्यंत चौटाला भी जाट कम्युनिटी से हैं, ब्रजेंद्र भी जाट कम्युनिटी से हैं। शौकंद के लगभग 24 गांव उचाना विधानसभा में पड़ते हैं। और दुष्यंत चौटाला या कह सकते हैं ओम प्रकाश चौटाला पूर्व में यहाँ से विधायक भी रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो सबका अपना अपना गढ़ है, सबके अपने अपने रसूख हैं गांव लेवल पर। अब निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने भी अपना रसूख लंबे समय से बनाया, लगभग 5 साल से लोगों के बीच में जा रहे थे, सुख दुख में जा रहे थे। तो फिलहाल तस्वीरें हम साफ नहीं कह सकते। लेकिन मुकाबला किसके बीच में है? सीधी और फाइट का जो चतुष्कोणीय में कुछ होंगे खेल खराब करने वाले होंगे और कुछ होंगे प्लेयर होंगे जो खेल में हैं, जीत हार जिनकी हो सकती है। तो कौन यहाँ पर फाइट में कौन है? कौन खेल बिगाड़ रहा है और कौन खेल में आगे चल रहा है या बराबरी पर चल रहा है? जैसे कि आपने कहा कौन खेल बिगाड़ रहा है। अब खेल बिगाड़ने वाली बात क्या है, जैसे कि कई बार चर्चाएं होती है कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ता है वो सत्तारूढ़ पार्टी उसको प्रोजेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पर अब की बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। लगातार जो मेहनत कर रहे थे, कांग्रेस की टिकट की एक उम्मीद थी, उनकी टिकट कटने के बाद उनका हक बनता है कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का। अब वीरेंद्र गोगड़िया का मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। वीरेंद्र गोगड़िया जो एक आम परिवार से हैं, उनका जो राजनीतिक सत्र रहा है उसकी वजह से उन्होंने अपना घर का ढांचा भी खराब किया है, राजनीति में पैसा लगा दिया, घर का वो लेवल नहीं रहा जिस हिसाब से राजनीति में पैसे की जरूरत होती है। अब उनके प्रति सहानुभूति है लोगों में, लोग उनको पैसा दे रहे हैं। किसी गांव में सुनने को मिलता है कि वीरेंद्र गोगड़िया को 5 लाख का सहयोग किया है, किसी में 2 लाख का सहयोग किया, किसी में 1 लाख का सहयोग किया है। लोग चंदा उगा के, राजनीति में बहुत कम नेताओं के लिए लोग चंदा उगाते हैं, कहते हैं कि नेता घर लूटने के लिए आते हैं वैसे ही, लेकिन लोग पहली बार देख रहे हैं कि कभी कभी होता है कि चंदा हुआ के किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब वीरेंद्र गोगड़िया के साथ है लोगों की सहानुभूति। विकास काला खुद सेटल है, चेयरमैन है, तो वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं, उसका अपना रसूख बना हुआ है क्योंकि एक पद पे हैं। दिलबाग सिंडिल भी अच्छे खासे बिजनेसमैन है, वो भी दिलबाग सिंडिल इतने वोट नहीं लेके जाएंगे। वोट के मामले में बात करें तो वीरेंद्र गोगड़िया सबसे आगे रहेंगे। वीरेंद्र गोगड़िया या कह सकते हैं ब्रजेंद्र सिंह, लास्ट में फाइट ये भी हो सकती है। और कह सकते हैं कि देवेंद्र अत्री भी आगे हो सकते हैं, क्योंकि देवेंद्र अत्री के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण चेहरा, वो ब्राह्मण, जैसे हमने लोगों से भी बात की है ऑफ कैमरा भी ऑन कैमरा भी, ब्राह्मण वोट देगा तो अपने ही, हरियाणा में कास्ट का चुनाव होता है कई बार, ब्राह्मण उसको वोट देगा देवेंद्र अत्री को। कुछ कास्टें अब सैनी है, सैनी गांव में हालांकि कम हो, उचाना में जितने भी सैनी होंगे वो नायब सैनी के चक्कर में वो सारे भाजपा को वोट देंगे। कुछ कास्टों की वजह से उम्मीदवार हैं जो देवेंद्र अत्री, उसको घर बैठे फायदा हो रहा है क्योंकि जितने भी उम्मीदवार है वो आपस में जाट कम्युनिटी या कह सकते हैं कांग्रेसी हो, आपस में डेंट करेंगे एक दूसरे के वोट को। मतलब ये अत्री फाइट में है तो अपने, मतलब आप कहो भाजपा के समीकरण से, अपने दम पर नहीं है, भाजपा के समीकरणों की वजह से। कई बार राजनीति में समीकरण अपने आप बैठ जाते हैं और अपने आप फायदा होने लग जाता है। तो लेकिन वीरेंद्र जो अभी आपने बताया, वीरेंद्र गोगड़िया, मैं भी वहाँ क्षेत्र से हो करके आया, इसलिए मैं समझ रहा हूँ अभी इनसे, अमन जी से। वहाँ पर गांव में है चर्चा, और मैं सुना हूँ कि चौधरी देवीलाल 1 वोट 1 नोट इस पर चुनाव लड़ते थे कि नोट भी दीजिए वोट भी दीजिए। और अगर गांव के लोग किसी प्रत्याशी को पैसा दे करके चुनाव लड़वा रहे हैं तो प्रत्याशी हो सकता है एक निर्दलीय प्रत्याशी ही चौधरी ब्रजेंद्र सिंह के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाए, आमने सामने की टक्कर हो जाए। क्योंकि गांव में भाजपा के खिलाफ काफ़ी नाराजगी, बहुत ज़्यादा नाराजगी उचाना में मैंने देखी। कांग्रेस या फिर एक निर्दलीय जिसका नाम बार बार लिया गया है। उचाना से जुलाना बढ़ते हैं, फिर हॉट सीट जुलाना। जुलाना में विनेश की क्या पोजीशन है? देखिए, विनेश को एकदम प्रोजेक्ट किया गया है। विनेश की चर्चाएं नहीं थी राजनीति में। अब बात करें, जब ओलंपिक में 100 ग्राम से वो रह जाती है, उसके बाद हरियाणा में वो एंट्री करती है तो एक काफिले के साथ उसको गांव तक लेके जाया जा सकता है। वहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा भी देखे जा सकते हैं, मैन फ्रेम में दीपेंद्र हुड्डा थे गाड़ी में। तो उसके बाद राज्यसभा की चर्चाएं चली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्यसभा में भेजना चाहिए, हमारे पास पूरा बहुमत नहीं है। वहाँ पर मोहनलाल बडोली जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा से, उन्होंने भी कहा अगर विनेश कहेगी तो हम भी भाजपा वाले उसको राज्यसभा में भेज सकते हैं। विनेश के कार्यक्रम चले, हर गांव में कार्यक्रम चले। खापों ने उसको मान सम्मान देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं खटखड़ गांव में जो टोल प्लाजा है वहाँ पर किसान इकट्ठा होते रहते हैं, वहाँ पर कार्यक्रम था विनेश का सम्मान समारोह, उसमें मैं गया था। उसमें जब लोगों ने कहा कि आपको राजनीति में आना चाहिए, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, तो उसके बाद विनेश ने कहा था कि मैं जींद की बहू हूँ। और क्या विचार उसने बाद में विचार लिया, एक फोटो भी वायरल हुआ राहुल गांधी का और बजरंग पुनिया का, वो बाद में
पार्टी ज्वाइन करते हैं। बजरंग पुनिया को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है राष्ट्रीय किसान उसका मंच का। तो विनेश ने चुनाव लड़ा। विनेश को चर्चा थी कि जुलाना से लड़ सकती है, दादरी से लड़ सकती है चुनाव, और बाडड़ा से चुनाव लड़ सकती है। तो जुलाना से इसलिए उसको उतारा गया क्योंकि वो यहाँ की बहू थी। यहाँ से हम बात कर सकते हैं लगभग 80 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था कांग्रेस की टिकट के लिए। अब उसके बाद विनेश फोगाट आती है तो नाराजगी जायज़ है, क्योंकि लंबे समय से मेहनत कर रहे थे। विनेश फोगाट ने भी अपने भाषण में कहा था कि मुझे वो दुख है कि यहाँ पर काफ़ी लोग मेहनत कर रहे थे। राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता, लेकिन मैंने एक दो से संपर्क साधा। संपर्क टिकट कटने के बाद मैंने पूछा कि आपका अब क्या स्टैंड है, किस प्रकार राजनीतिक देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट का कार्यक्रम है, नौगामा खाप ने कार्यक्रम किया उनके गांव में बख्ताखेड़ा में। वहां पर किसी भी उम्मीदवार को संपर्क नहीं साधा गया, ना फोन किया गया कि भाई आप कार्यक्रम में आए। तो वो कह रहे थे कि हमारी टिकट कट गई, लेकिन हमारे से संपर्क साधना चाहिए था। उसके बाद नामांकन होता है विनेश फोगाट का। दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर आते हैं। दीपेंद्र हुड्डा सभी को एक मंच पर लाने का काम करते हैं, एक संदेश देने का काम करते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस एक है। उसके बाद बताते हैं कि विनेश के परिवार ने सभी उम्मीदवारों से संपर्क साधने का काम किया है, लेकिन अभी तक चुनाव प्रचार के दौरान जिस हिसाब से सारे इकट्ठे आने चाहिए थे वो इकट्ठे नहीं आए। लेकिन मेरे को लगता है कि फाइनल विनेश फोगाट मुकाबला निकाल जाएगी और ये सीट जीत जाएगी विनेश फोगाट। ये विनेश की सीट निकल रही है, लेकिन एक बात मैं गया जुलाना, और वही बात मैं समझूंगा और डिटेल में कि विनेश जितने मार्जिन से जीत सकती थी शायद वो मार्जिन नहीं बनता दिख रहा। 2-3 वजह हैं। इनडायरेक्टली बहुत चीज़ें अमन जी ने साफ कर दी हैं कि जो दावेदार थे टिकट के, हरियाणा में तो गांव-गांव में एक बात कहते हैं, काम करो ना करो, इज्जत दोगे तो ठीक है। इज्जत, और समाज में होता है कि इज्जत आप दो। जो प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं मिला, जिन्होंने मेहनत की थी, स्वागत राजनीति में सबने किया हरियाणा में विनेश का, लेकिन उनको यह है कि कम से कम, मैंने बहुत सारे राजनीति में प्रत्याशियों को देखा है कि टिकट जिनका कट गया है उनके घर जाते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं तो पांव छूते हैं। वो खटक रहा है जुलाना में। विनेश टिकट मिलने के बाद जिनका टिकट कटा उनके घर जाना, उनका सम्मान करना, उनका आशीर्वाद लेना, वो नहीं किया। और एक और बात समझना चाहूँगा, विनेश के ससुर से भी थोड़ा जुलाना में लोग बहुत खुश नहीं हैं। ये क्या मामला है? जी देखिए, मैंने लोगों से बात की है, जैसे राजनीतिक समझ विनेश फोगाट को नहीं है। विनेश फोगाट अभी राजनीति में आई है, पहलवानी करती थी। राजनीतिक समझ उसके ससुर को है। उसके ससुर इनेलो में भी राजनीति के तौर पर पदों पे रहे हैं। जैसे लोगों ने कहा है, जो टिकटार्थी थे उनसे भी बात की, उनके ससुर को संपर्क साधना चाहिए था। उनके ससुर ने भी किसी टिकटार्थी या किसी नेता से संपर्क नहीं साधा। हालांकि बाद में साध लिया होगा तो पता नहीं, लेकिन जब उनको टिकट मिलने के बाद जो कार्यक्रम था, ये उस दिन के मैं वाक्य बता रहा हूँ, जब मैंने चर्चा चली हुई थी उस टाइम मैंने कम से कम 4 या 5 लोगों से फोन पे बात की थी। तो उस समय उनकी वर्डिंग थी कि ना विनेश फोगाट, चलो विनेश फोगाट को समझ नहीं है राजनीति की, भाई कैसे स्टैंड लेना चाहिए, कैसे राजनीतिक तौर पर चुनाव को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन उनके ससुर को पता था। उसके ससुर ने चुनाव भी देखे हैं, कैसे चुनाव होता है, किसका साथ चाहिए, कैसे चुनाव को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने संपर्क नहीं साधा है। ससुर दरअसल इनेलो से जुड़े रहे हैं, इनेलो में जो है पदाधिकारी रहे हैं, तो राजनीति देखे समझे हैं। लेकिन वक्त है, हो सकता है अब उनको लगता हो कि किसी के सामने झुकने की या किसी की मदद मांगने की जरूरत उनको नहीं रह गई है विनेश की लोकप्रियता के आड़ में। हो सकता है ऐसा हो। लेकिन एक चीज और मैंने देखने को मिली है, जैसे अभी विनेश फोगाट की बात करें तो भाजपा ने भी कहीं ना कहीं उनका रास्ता आसान किया है। यहाँ से सुरेंद्र लाठर थे, जीएसटी कमिश्नर, पूर्व में जीएसटी कमिश्नर है, मनोहर लाल खट्टर ने उनको भाजपा ज्वाइन किया। 15 साल पहले नौकरी से वीआरएस लिया, वो भी कमिश्नर के पद से। चर्चा थी कि टिकट मिलेगी, सुरेंद्र लाठर को मिलेगी, टिकट कट जाती है उनकी। उनको टिकट मिलती तो मुकाबला शायद कुछ और होता, क्योंकि वो जाट कम्युनिटी से हैं, लाठरों के अच्छे खासे गांव हैं जुलाना में। टिकट उनको ना देकर योगेश बिरागी है, उनको उम्मीदवार भाजपा ने बनाया है, जो पुराना पाज जो सफीदों में विधानसभा में गांव आता है, उनको भारी का नारा लगा हुआ है कि भाई ये दूसरी विधानसभा का व्यक्ति है, यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। विनेश फोगाट को उस चीज का भी फायदा है। दरअसल विनेश ये दांव पेच समझिए, विनेश के सामने सरेंडर करके दूसरी सीट पर फायदा लेने का एक प्रयास इसके पीछे देखा जा सकता है। वैसे भी 10 साल में हरियाणा में सभी पत्रकारों ने बताया कि जाट बनाम नॉन जाट, ये खाई बड़ी गहरी कर दी भाजपा ने। अगली सीट सफीदों की चर्चा करेंगे। सफीदों में कौन कौन मैदान में और क्या तस्वीर है?
सफीदों की बात करें तो सफीदों बड़ा कह सकते हैं कि कड़ा मुकाबला वहां पर देखा जा सकता है। भाजपा की तरफ से रामकुमार गौतम है जो नारनौंद से चुनाव लड़े थे जेजेपी पार्टी की तरफ से, वो जेजेपी से उम्मीदवार के तौर पर थे, चुनाव जीत जाते हैं। कुछ चंद दिनों बाद ही दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगाते हैं कि 11 महकमे दुष्यंत चौटाला को दे दिए। वो एक वर्ड भी यूज किया था कि खोप पर सारा कुछ जिम गया, उसको मंत्री पद नहीं मिला, या मतलब अच्छा पद नहीं मिला था। उसके बाद रामकुमार गौतम के बयान के बाद ही विधायकों में नाराजगी होने लगी कि एक बगावत की सुर होती है, वो हो गई थी। चिंगारी है जी। तो उसके बाद अब जींद में जन आशीर्वाद रैली थी, उस दौरान जेजेपी की 2-3 एमएलए वहां पर पार्टी ज्वाइन करते हैं। रामकुमार गौतम भी उसी दिन भाजपा का दामन थामने का काम करते हैं। ब्राह्मण चेहरा है, और जो हम बात करें सफीदों की, सफीदों से उनको भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। नारनौंद कैप्टन अभिमन्यु है, कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री रह चुके हैं पहले हरियाणा में, अब उनको नारनौंद में उतारा है। नारनौंद में भी भारी का नारा लग गया कि भाई ये यहाँ से चुनाव लड़े हैं, शायद वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं रामकुमार गौतम, वो हार का सामना करना पड़ा सफीदों से, अब वो वहां से चुनाव लड़े हैं तो भारी का नारा लगा हुआ है। वहां पर बच्चन आर्य टिकट मांग रहे थे भाजपा की तरफ से, जसबीर देसवाल भी टिकट मांग रहे थे। जसबीर देसवाल 2014 में निर्दलीय विधायक बनकर भाजपा का समर्थन करते हैं, निर्दलीय विधायक बन चुके हैं। बच्चन सिंह आर्य भी पहले विधायक मंत्री के पद पर रह चुके हैं, तो उनकी एक उम्मीद थी कि भाजपा हमें टिकट देगी, बच्चन को नहीं मिलेगी तो जसबीर देसवाल को मिल जाएगी, लेकिन एकदम प्रोजेक्ट किया जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके अंदर नाराजगी है। बच्चन आर्य निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब सुभाष गांगुली है, 2019 की बात करूं तो जसबीर देसवाल गोत्र से आते हैं, सुभाष गांगुली उनका गांव है, गोत्र उनका देसवाल है। तो 2019 में पंचायत होती है कि आप 2014 में विधायक बन चुके हैं निर्दलीय, अब की बार सुभाष गांगुली को चुनाव लड़ाएंगे और आप बैठ जाना। तो कहीं ना कहीं जसबीर देसवाल पंचायत का मान रखते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। सुभाष गांगुली चुनाव जीत के आते हैं। अब सुभाष गांगुली भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो डेंट करेंगे, जितने भी वोट को डेंट करेंगे वो कांग्रेस के वोट को खराब करने का काम करेंगे। अब हालांकि ये नहीं कह सकते वो खराब करेंगे, जीत भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में वोटर की समझ क्या है किसी को नहीं पता। अब बच्चन आ रही है नॉन जाट वोट को डेंट करेंगे, वो भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे। तो वहां पर भी मतलब समीकरण कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान सफीदो विधानसभा से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है, जहां कांग्रेस का विधायक है। अब गांगुली गांव से तो विधायक है सुभाष गांगुली, सतपाल ब्रह्मचारी भी गांगुली गांव से हैं। एक ही गांव से एक सांसद एक विधायक है। एक ही गांव से सांसद और विधायक दोनों हैं, मुकाबला कांटे का है, और भाजपा और कांग्रेस दोनों के वोटों में सेंधमारी वहां पर करने वाले प्रत्याशी मैदान में हैं। अगली सीट पर बढ़ते हैं। अगली सीट नरवाना है। नरवाना की क्या तस्वीर है, कौन कौन मैदान में है और कौन फाइट में आगे दिख रहा है, मार्जिनल ही या ज्यादा लीड लेते हो? नरवाना पहले तो मैं आपको पूरा जिले का सिनेरियो बताता हूँ। जींद जिले को इनेलो का गढ़ कहा जाता था, एक समय था। 5 सीट जींद में इनेलो की आई थी। चौटाला की बात करें तो चौटाला साहब सिरसा की बजाय जींद में ही अपनी राजनीति को तलाश करते थे। जींद के लोगों पर भरोसा था चौटाला साहब को, तो ये यहाँ पर राजनीतिक तलाश थी। 5 सीट देने का काम करते हैं। अब 2019 की बात करें तो दुष्यंत चौटाला को भी लगभग 3 सीट देने का काम जींद के लोगों ने किया। अब किसान आंदोलन के कारण समीकरण बिगड़ गए हैं। जींद के लोग अब शायद उस उम्मीद से उनकी तरफ ना देखें, चाहे वो इनेलो हो। इनेलो का ग्राफ अब अभी बढ़ा है, वैसे गिरा हुआ है जो पहले से। अब इनेलो की भी उम्मीद लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं 4-5 सीट आ सकती है। वो 1 सीट नरवाना भी हो सकती है इनेलो के लिए। जो वो विदा धनोदा है, वो कांग्रेस की तरफ से टिकट मांग रही थी, अपील कर रही थी कि मेरे को कांग्रेस की तरफ से टिकट दी जाए, लेकिन उसको टिकट नहीं मिलती है। सतबीर दबलान है, उनको टिकट देने का काम वहाँ पर कांग्रेस करती है। वो इनेलो ज्वाइन कर इनेलो की पार्टी की टिकट लेके आती है। तो वहीं कहीं पर बड़ा गांव है धनोदा नरवाना विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं इनेलो के खाते में वो सीट जा सकती है। इनेलो के खाते में, यानी 1 सीट जींद में इनेलो के खाते में जा सकती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों वहां पर फाइट में कमजोर दिख रही हैं। बीजेपी की तरफ से कृष्ण बेदी को वहां पर उतारा गया है, पूर्व में मंत्री हैं। वो रिजर्व सीट है वहां पर। वैसे सीट रिजर्व है, लेकिन वहां पर जाट वोट बैंक बहुत ज्यादा है। जाट वोट बैंक इनेलो की तरफ मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। जब चौटाला सरकार थी, अगर सबसे ज्यादा नौकरियों की बात करें तो नरवाना विधानसभा में नौकरियां दी गई थी। तो उस हिसाब से वहां पर कट्टर वोटर भी माने जाते हैं चौटाला के, मतलब इनेलो पार्टी के, लोक दल के कट्टर वोटर माने जाते हैं। तो इस हिसाब से पॉजिटिव सीट है इनेलो के लिए वो। ओके, जींद, अब शहर पे आते हैं। जींद सीट जो है जींद में, जींद विधानसभा, इसमें क्या तस्वीर है अभी?
यहाँ की बात करें तो कांग्रेस लंबे समय से ये सीट हारती आ रही है। यहाँ से मांगेराम गुप्ता विधायक बने हैं, लगभग 4 बार विधायक बने हैं, मंत्री भी रहे हैं, शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री भी रहे हैं। 2009 में जब चर्चा थी कि मांगेराम को हराना है, मांगेराम को कौन हरा सकता है, कोई हरा नहीं सकता, तो उस समय ओम प्रकाश चौटाला ने नए चेहरे को उभारा था, डॉक्टर हरिचंद मिड्डा, जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो उनको टिकट देने का काम ओम प्रकाश चौटाला ने किया। हालांकि वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे, जैसे कि मैं उनको निजी तौर पर जानता हूँ। डॉक्टर हरिचंद मिड्डा मना कर गए थे कि मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है। ओम प्रकाश चौटाला ने उनको जबरदस्ती कहा कि आप चुनाव लड़े, आप सीट निकाल सकते हैं, तो उनको मैदान में उतारा। डॉक्टर हरिचंद मिड्डा वो सीट जीत जाते हैं 2009 में जींद से। 2009 के बाद होते हैं 2014 में चुनाव। 2014 में वो फिर सीट निकालने का काम करते हैं। 2018 में शायद 26 अगस्त के दिन वो उनका देहांत हो जाता है। उनके देहांत होने के बाद उनके बेटा हैं डॉक्टर हरिचंद मिड्डा, वो भाजपा का दामन थामते हैं और 19 में उपचुनाव होता है। वो भाजपा पार्टी की तरफ से चुनाव जीत जाते हैं। और उम्मीदवारों की बात करें तो उसमें जेजेपी पार्टी नई पार्टी बनी थी। जेजेपी पार्टी की तरफ से दिग्विजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस की तरफ से जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़ रहे थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला को शायद 21-22 हजार वोट आई थी और इसको दिग्विजय सिंह चौटाला को 37-38 हजार के करीब वोट आई थी। तो वहां पर भी कृष्ण मिड्डा चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि एक परिवार के साथ सहानुभूति 2019 के उपचुनाव में जुड़ गई थी कि भाई फादर चुनाव जीते थे 14 में, भाई 6 महीने का समय है तो इन्हीं को वोट दिया जाए। एक सहानुभूति के कारण उनको वोट जिड़ गई। और दूसरी तरफ क्या है, कांग्रेस की तरफ से जाट चेहरा थे, जेजेपी पार्टी की तरफ से भी जाट चेहरा थे, वोट डिवाइड हो गए। नॉन जाट का जो सिस्टम होता है भाजपा का, वो भाजपा की तरफ वोट चले गए। अब 2019 की बात करें तो 2019 में कृष्ण मिड्डा को दोबारा भाजपा उम्मीदवार बनाती है। 2019 में कांग्रेस की तरफ से अंशुल सिंगला टिकट 2024 में 19 की बात कर रहा हूँ, 19 में विधानसभा चुनाव है। उसमें भी हरिचंद मिड्डा के लड़के कृष्ण मिड्डा दोबारा भाजपा की तरफ से चुनाव जीत जाते हैं। तो लगभग कह सकते हैं 2009 से 2024 तक उनका यहाँ पर राज रहा, विधायकी रही है। अब 2024 के चुनाव की बात करें, 2024 में अब जैसे पूरे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जितनी कांग्रेस की हवा नहीं है, लेकिन एंटी वोट ज्यादा हो गया भाजपा की तरफ से। 10 साल से राज है, काफी आंदोलन हरियाणा की जनता ने देखे हैं, चाहे हम किसान आंदोलन की बात करें, जाट आंदोलन की बात करें, या फिर बात करते हैं सरपंचों का आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है, आंगनबाड़ी वर्करों का आंदोलन है, एमबीबीएस स्टूडेंट का आंदोलन है। हर आंदोलन के कारण एंटी वोट ज्यादा खड़ा हो गया है। इसी तरह 10 साल से लगातार मिड्डा परिवार यहाँ से विधायकी ले रहा है, 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। तो एक होता है कि लंबे समय से अगर आप विधायकी कर रहे हैं तो आपकी विधायकी के कारण कहीं ना कहीं जनता भी नाखुश होती है, एक एंटी वोट विधायक का भी बन जाता है शहर में। तो अब वो दोबारा मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से महावीर गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। मांगेराम गुप्ता के वो लड़के हैं, मांगेराम गुप्ता भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो मांगेराम के गुप्ता के लड़के महावीर गुप्ता को कांग्रेस ने जो उम्मीदवार बनाया, उसके बाद कांग्रेस में अंदर खाते बगावत है, ऊपर खाते भी बता सकते हैं। जैसे प्रदीप गिल अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हुए हैं। प्रदीप गिल लगातार दावा कर रहे थे कि कांग्रेस की टिकट सर्वे के आधार पर दी जाएगी। प्रदीप गिल क्या कांग्रेस पार्टी भी कहती थी जो सर्वे किया जाएगा उसके हिसाब से टिकटों का वितरण होगा। प्रदीप गिल की टिकट नहीं मिलती है तो प्रदीप गिल निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। प्रदीप गिल अपने भाषणों में भी कहते हैं कि ये दोनों राजनीतिक घरानों से छुटकारा चाहिए, क्योंकि हर बार विधायक या विधायक पुत्र को टिकट मिलती है, आम कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलती, आम घरानों को टिकट नहीं मिलती। तो वो बगावती सूर है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कांग्रेस में, वो भी कहीं ना कहीं अंदर खाते महावीर गुप्ता का समर्थन नहीं करेंगे। जहां तक हमारे संपर्क हैं, जैसे बातचीत होती है, महावीर गुप्ता को कहीं ना कहीं वो भी डेंट लगाने का काम करेंगे। क्योंकि महावीर गुप्ता की बात करें, जब मांगेराम गुप्ता चुनाव हारते हैं 2009 में, उसके बाद महावीर गुप्ता ग्राउंड पर कहीं मेहनत नहीं करते हैं, कहीं पर दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन 2019 में जेजेपी उनको प्रोजेक्ट करती है, आम चुनाव में जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें प्रोजेक्ट करने का काम करती है। लेकिन जो वोट उनको 46 हजार वोट आए हैं उस समय, वो सहानुभूति के वोट आए। दुष्यंत चौटाला और इनेलो परिवार अलग होता है। दुष्यंत के साथ एक लोगों की भावना जुड़ गई थी कि भाई युवा लड़का है, इसको कहीं ना कहीं मतलब परिवार से अलग किया गया है। तो वो सहानुभूति कहीं ना कहीं महावीर गुप्ता को फायदा पहुंचाती है और 47 हजार वोट लेके आते हैं। और 2024 में जो टिकट दी गई है, कहीं ना कहीं वो 47 हजार वोट देखे होंगे पार्टी ने कि भाई इसको 2019 में 47 हजार वोट आए तो इसी को उम्मीदवार बनाया जाए।
अब देखो पार्टी ने क्या सोचा है। उसके बाद अब कहीं ना कहीं लंबे उम्मीदवार थे। बलजीत रेड्डू की बात करें, कांग्रेस की तरफ से टिकट का दावा कर रहे थे। लगभग 5 साल से जींद विधानसभा में उन्होंने लगभग 10 के करीब बस चलाई हुई है, जो लड़कियों को कॉलेज छोड़ती है, लेके आती है। रोजाना 5,000 लीटर, पता नहीं 50,000 लीटर लोगों को पानी पिलाते हैं। तो वो भी अपने हिसाब से जनसेवा कर रहे थे भाई। एक राजनीति में टिकट की मांग कर रहे थे कि मुझे टिकट दी जाए। और यहाँ पर गांव में एक खाप का मैं बता रहा था पहले भी आपको, जींद को जाटलैंड और खापलैंड कहा जाता है। जींद में कंडेला खाप है। पहले 28 गांव आते थे, अब 14 गांव आते हैं, जो रेडुओं के गांव हैं। बलजीत रेड्डू भी रेडू गोत्र से हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं फायदा होता। अब प्रदीप गिल की बात करें, प्रदीप गिल की लगभग 15 साल की राजनीतिक रही है। जो हरियाणा में इनेलो की बात करें तो युवा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश लेवल की उन्होंने राजनीति की है। तो वो भी अपना एक पोर्टफोलियो होता है कि भाई मेरा भी एक राजनीतिक है, तो मेरे को भी कहीं ना कहीं टिकट दी जाए। प्रमोद सहवाग 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी टिकट की मांग कर रहे थे कि मेरे को टिकट दी जाए। तो अन्य नेता, बहुत से नेता टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन एकदम उस नेता को टिकट दी जाती है। 2019 में जेजेपी से चुनाव लड़ते हैं और फिर बाद में कांग्रेस में आते हैं। कांग्रेस में भी अभी कह सकते हैं साल 1.5 साल पहले आए हैं, अभी टिकट लेके आते। तो नेताओं में नाराजगी जायज है, वो मेहनत करते इस हैं। नाराजगी के बीच में क्या दिख रहा है, कौन भारी दिख रहा है? देखिए भारी का अभी तस्वीरें साफ जींद विधानसभा के भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 36 गांव में, विधानसभा में 36 गांव आते हैं और शहर है। शहर समीकरण थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देता है, हर चुनाव में यही होता है, उपचुनाव में भी यही हुआ था। यहाँ पे क्या है, जाट वोट बैंक 65,000 के करीब है और जाट मुख्य रूप से निर्दलीय तौर पर प्रदीप गिल है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी जाट पर दाव खेला है, वजीर डांडा को टिकट दी है। वजीर डांडा का गांव दूसरी विधानसभा में पड़ता है, शायद कलायत में पड़ता है, किठाना गांव है। तो आम आदमी पार्टी ने भी जाट पर दाव खेलने का काम किया है। वो उससे ज्यादा निर्दलीय जो प्रदीप गिल हैं उनका चुनाव चला हुआ है। जाट अब किस तरफ जाते हैं वो भी देखने वाली बात है। 64-65,000 वोट हैं, मान के चलो 50,000 पोल होते हैं, तो वो भी समीकरण ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब मिड्डा को डेंट क्या लगेगा? मिड्डा को डेंट लगेगा जो इनेलो ने उम्मीदवार उतारा है, नरेंद्र शर्मा है, वो ब्राह्मण वोट लेके जाएगा। ब्राह्मण वोट भाजपा का कटेगा। अब जेजेपी ने भी उसको प्रजापत समाज के व्यक्ति को टिकट दी है, जो उनके फादर भी विधायक रहे हैं पहले। जो अमरेडी गांव है वहां पर भाजपा के वोट आते थे, अब गांव के व्यक्ति को टिकट देती है जेजेपी, तो वो गांव के व्यक्ति को ही वोट देने का काम करेंगे। वो कहीं ना कहीं मिड्डा को कमजोर करने का काम करें। तो तस्वीरें अब कह सकते हैं 2 या 4-5 दिन बाद तस्वीरें थोड़ी साफ हो जाएं। चुनाव किसका उठेगा किसका बैठेगा, वो चीज भी देखने वाली बात है। चलिए, यानी जींद की 5 सीटों में ओवरऑल अगर तस्वीर मोटा मोटा देखें तो दोनों पार्टियां भीतर घात से जूझ रही हैं, और कांग्रेस खासकर कांग्रेस के प्रत्याशियों के चयन में, चाहे वो उचाना हो, 10 साल तक भाजपा में रहने के बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह वापस आते हैं, टिकट मिलता है। 10 साल कांग्रेस के लिए काम करने वाले निर्दलीय मैदान में हैं। नरवाना, जींद, हर जगह, जींद में भी चाहे प्रदीप गिल की बात हो रही है या जो पानी पिलवा रहे हैं समाज सेवी के रूप में बलजीत रेणु, उनकी बात हो, वो दोनों पीछे छूट गए। साल भर पहले जो आते हैं पूर्व विधायक के पुत्र, उनको टिकट मिल जाता है। यहाँ भी वही भीतरघात है। भीतरघात क्या है? कुछ छुपा हुआ नहीं है, खुल करके है भीतरघात। कुछ तो छुपा हुआ भी है, लेकिन कुछ खुलकर है। इस भीतरघात में और बगावत में, दोनों अब 2 हिस्से आप समझिए, भीतरघात और बगावत, इसके बीच से कौन निकल पाता है वही विधानसभा में जाएगा। कुल मिलाकर के जुलाना एकमात्र विधानसभा है जहां पर जीत तय लग रही है विनेश की, लेकिन उस सीट पर भी जितना बड़ा मार्जिन दिल्ली में बैठ करके लोग सोचते हैं वैसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। जुलाना में भी राह कठिन है, बस वो राह जीत की तरफ जाती दिख रही है, बहुत बड़ा मार्जिन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ अमन थे, अमन को बहुत बहुत धन्यवाद। और जींद की अपडेट हम अमन के जरिए आगे भी लेने की कोशिश करेंगे, जब थोड़ा सा तस्वीर और साफ होने लगे कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है। फिलहाल इजाज़त दीजिए हमें, हम अगली विधानसभा में, अगले जिले में फिर आपसे मिलेंगे, वहाँ की रिपोर्ट लेकर के। नमस्कार।